जय हिंद। 2013 से लेकर 2020 तक चर्चा में रहे RCEP, आखिर उस पर फाइनल हस्ताक्षर हो गया। इस पे 16 देश ना साइन करके 15 देश साइन किए। इसे भारत को इससे अलग रखा गया, भारत खुद ही अलग हो गया। क्या यह भारत की गलती है? आखिर भारत किस कारण से अलग हुआ है? अगर भारत अलग हुआ है तो वो कौन से कारण है, और अगर इसमें जुड़ जाता तो क्या लॉस हो जाता? इस पर हम सारी चर्चा करेंगे। और आने वाले 8 से 10 साल बाद भारत फिर इस RCEP पे हो सके तो जुड़ जाएगा। देखिए, ये एक रीजनल, इसका पूरा नाम होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये 15 देशों का एक संगठन है जो 15 देशों को एक इस तरह से बना देगा जैसे लगेगा आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। जैसे आप यूपी से राजस्थान में जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। आप यूपी के सामान को राजस्थान में बेच दीजिए, राजस्थान के सामान को आप कहीं बेच दीजिए, इजीली आ सकता है। चाहे वो महाराष्ट्र का कपास हो वो यूपी में आ जाता है, यूपी की गेहूं हो वो आराम से तमिलनाडु में चला जाता है। तो हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना इजीली व्यापार कर लेते हैं। लेकिन वही पंजाब का किसान वो कन्याकुमारी बेच सकता है, लेकिन बगल के पाकिस्तान में बेचने में उसको हालत खराब हो जाता है। लेकिन इस समझौते के बाद ये 15 देश एक दूसरे के लिए व्यापार के लिए बाउंड्रीज को लगभग खत्म कर देंगे। और ये बहुत बड़ा, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड है। इसमें एक देश दूसरे देश में एकदम आराम से बेच सकते हैं। जो वो टैक्स अभी ले रहे हैं उस टैक्स में वो 90% की कटौती कर देंगे। तो मान के चलिए कि अगर कोई देश है किसी दूसरे देश पर 40% टैक्स लगाए हुए है, अब उसमें 90% काट देगा तो भैया टैक्स से कहाँ बच गया, लगभग खत्म के बराबर कर दिया गया यहाँ पर। इसे 2000, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया का 30% GDP अकेले इन्हीं 15 देशों के पास है। और ये कितने मिला के हो जाता है? तो 25 ट्रिलियन हो जाता है। मोदी जी ने सपना देखा था कि 2022 में हम लोग को 5 ट्रिलियन होना है, कोरोना आके चौपट कर दिया, माइनस में GDP चली गई, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इन लोगों का GDP टोटल ये 15 देश का $25 ट्रिलियन है GDP, इतनी बड़ी इनकी GDP है इन 15 की यहाँ पर। और ये 15 देश है, इसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। देखिए, इन 15 को याद रखना बड़ा सिंपल है। आपको नक्शा के क्लास में आसियान याद कराए हैं। आसियान जो है साउथ ईस्ट एशिया देशों का 10 देशों का संगठन है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन आते हैं। तो ये वाले देश, ये 10 देश कहलाते हैं आसियान देश। अब इनको मिला ही लिया गया है। इसके अलावे क्या किया इन लोगों ने? 2 और कंट्री को मिला दिया है। एक यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 10 2 12 हो गया यहाँ पर। और 2 इधर से ले लिया है, एक जापान है, एक साउथ कोरिया, तो ये 14 हो गया। और खुद अपना जाइंट ये चाइना है, ये शामिल कर लिया गया। तो अब ये जो देश आपको दिख रहे हैं, ये देश नहीं रह गए हैं। अगर ट्रेड की बात करेंगे तो एक राज्य की तरह हो गए, आप यहाँ से वहाँ कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे FTA कहा जाता है शॉर्टकट में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें टैक्स बहुत कम लगेगा। हालांकि भारत इससे इसीलिए अलग हुआ है कि भारत ने जिस जिस देशों के साथ FTA किया है उसमें भारत को ज़्यादा घाटा लगा है। और ऑलरेडी भारत इन देशों के साथ, जो RCEP के जो देश है, इसके साथ भारत का 64% ट्रेड डिफिसिट है। यानी हमें जो घाटा लगता है बिजनेस में, ट्रेड में, उस टोटल घाटे का 64% घाटा तो इन्हीं लोगों की वजह से हो जाता है, क्योंकि यही लोग भारत में व्यापार कर देते हैं, आयात यहीं से ज़्यादा हो जाता है। अरे भैया, जब हम लोग टैक्स लगा रहे हैं तो हमें 64% का घाटा लग रहा है। जब टैक्स हटा के छूट कर देंगे, सोच रहा कचर के चला जाएगा, 100% घाटा हो जाएगा हम लोग का व्यापार में। तो इसलिए भारत यहाँ से हट गया है। हालांकि दुनिया में और भी बहुत ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आप अगर एग्जाम को देखेंगे तो नाफ्टा कई बार पूछा है। नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सब में FTA लगा रहेगा। ये क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें कौन कौन आते हैं? तो कनाडा, USA, मैक्सिको, ये नाफ्टा में आ जाते हैं। भारत ने भी कर रखा है साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा, ये सार्क देशों का अपना संगठन है साफ्टा। इन सब में भारत को घाटा लगा। भारत जब जापान से फ्री ट्रेड किया तो जापान का आयात बढ़ गया, साउथ कोरिया से किया तो साउथ कोरिया का बढ़ गया। इसलिए भारत ने कहा कि भैया हटो यहाँ से, अभी इसमें चाइना आ जाएगा, पूरी तरह से चाइना इसमें भर देगा। पूरी दुनिया ने भारत को मनाने की बहुत कोशिश की, इवन चाइना ने भी बहुत कोशिश किया वहां पर। चाइना तो ये भी कह दिया है कि भारत इस समझौते से हट गया है, इससे भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि भारत ने कोई खास गलती नहीं की है, कि भारत को 2 चीजों से प्रॉब्लम था। भारत चाहता था कि उसका अपना व्यापार बर्बाद ना हो, क्योंकि चाइना का व्यापार अगर भारत में आएगा तो हमारे लोग का व्यापार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो भारत ने इससे बचने के लिए कई रास्ते भी अपनाए थे। इसके लिए भारत ने, देखिए, अगर भारत शामिल हो जाता तो आपको कोई रोक नहीं सकता था, सामान पूरा ले आके रख दीजिए। अब चाइना की जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं या फिर स्टील है, मोबाइल है, वो सीधे आ जाएंगे बिना रोक टोक, टैक्स जैसे लगेगा वो इंडिया में ही बन रही। तो भारत ने इसके लिए कहा था, ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को बोला था। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म क्या है? वो कहता है कि हम एक लिमिटेड चीज आपसे मंगाएंगे। जैसे मान लीजिए आप चाइना से स्टील है, तो हमने कह दिया कि भैया हम 10,000 टन
स्टील चाइना से मंगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, जो RECP के तहत हो जाएगा, बहुत कम टैक्स लेंगे। लेकिन अगर चाइना इस 10,000 मीट्रिक टन से ऊपर स्टील भेजता है तो ये ऑटो ट्रिगर अपने से एक्टिव हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर आता है तो उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो चाइना इस पे भी रेडी हो गया, लेकिन भारत यहाँ बहुत होशियारी कर दिया, क्योंकि भारत को पता था चाइना क्या कर रहा है। तो भारत कह रहा था कि यहीं पे लगना चाहिए रूल ऑफ ओरिजिन, मतलब वो सामान ओरिजिनली बना कैसे। देखिए चाइना क्या करता, चाइना को अगर मान लीजिए कि उसे 15,000 मीट्रिक टन भेजना रहता है, 15,000 टन तो भी भेज देता बिना टैक्स में। 10,000 टन इधर से भेज देता, टैक्स नहीं है, क्योंकि 10,000 टन के बाद में आपका ऑटो ट्रिगर काम करेगा। जितने पे आप सेट किए हैं उतने पे, हम तो एग्जांपल के लिए 10,000 टन लिए, इसके बाद अगर उसे भेजना है 5,000 टन और, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो यहाँ से उतार देगा आपका म्यांमार में। तो 5,000 टन यहाँ उतार दिया म्यांमार में। अब म्यांमार में भी तो टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्री ट्रेड है यहाँ से यहाँ पे, और म्यांमार से पहुँचा देगा भारत में। तो भारत में जितना स्टील की खपत है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा स्टील है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कर रहा है, और हमारे स्टील से चाइना का स्टील लगभग 10% सस्ता होता है। अब बताइए कितना, अगर किसी बड़ी कंपनी को चाहिए, ट्रक बनाने वाली, ट्रेन बनाने वाली कंपनी को, तो उसको तो करोड़ों की बचत हो जाएगी यहाँ से। इसलिए भारत ने कहा कि देख भैया, हमको ऑटो ट्रिगर चाहिए, चाइना उस पर रेडी हो रहा था, लेकिन भारत ने कहा हमको रूल ऑफ ओरिजिन चाहिए, चाइना इस पर भाग गया। तो भारत ने सही किया, हट जाओ भाई साहब, नहीं तो पता चलेगा घूम घुमा के ऐसे ही करेगा। चाइना यही करता ही है। एक बार भारत और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गया था, इतना ज़्यादा व्यापार घाटा लग गया था मनमोहन सिंह के समय में, कि लोग सरकार से पूछने लगे थे क्या हो रहा है यहाँ पर। अब मोदी जी आए तो बात को सख्ती से उठाए, तो चाइना बड़ी होशियारी किया, उसने अपना ट्रेड डेफिसिट घटा लिया। मतलब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या, उसने दिखाया कि नहीं देखिए आप भी हमारे यहाँ बेच रहे हैं, आपको भी फायदा हो रहा है। उसने क्या किया, अपना 60% माल चाइना के थ्रू भेजता था, और 40% वो हांगकांग से भेजता था। अरे भाई साहब, हांगकांग भी चाइना का ही है, लेकिन जब ब्रिटेन ने चाइना को दिया था तो कहा था कि 50 साल तक हांगकांग को एक अलग देश की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वो रहेगा तुम्हारा ही। जिस तरह भारत का कैसे जम्मू कश्मीर था कुछ दिन पहले जब तक 370 था, वैसे ही था यहाँ पर। तो 40% यहाँ से भेजने लगा। अचानक से ऐसा लगा कि चाइना का सामान तो 40% घट गया। अरे भैया कुछ नहीं घटा है, होशियारी कर रहा है, वो हांगकांग से भेज रहा है यहाँ पर। तो भारत ने दोनों को जोड़ दिया, कहा ले ससुरा तुमको दोनों को हम जोड़ के बताएंगे। तो हमारा वैसे ही ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा, कि हम बहुत कम बेच पा रहे हैं और बहुत ज्यादा आयात कर ले रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। देखिए ऐसा मत समझिएगा कि RCEP से हमको केवल घाटा चाइना से था, ऐसा नहीं है कि भाई केवल चाइना से था, हमको तो भयंकर घाटा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी मिलता। ये हमारे किसानों को बर्बाद कर देते। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनकी जनसंख्या इतनी कम है और इनके यहाँ इतनी ज़्यादा फसल उग जाते हैं जिसका कोई हद नहीं, और इनका डेयरी उद्योग तो पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ गाय भैंस को पालना एक इंडस्ट्री की तरह होता है। यहाँ एक आदमी हजारों हजार गाय पाल के रखता है यहाँ पर। तो इनके यहाँ पर जो डेयरी की गाय होती है उसको ऐसे रखा जाता है जैसे लगता है हॉस्टल में है सब, इनको पूरा बढ़िया से खाना पीना सब दिया जाता है। और यहाँ की गाय बहुत अच्छी होती है, सब CBSE बोर्ड की होती है, सब ज़्यादा दूध देती है, सब बहुत कम भी सूखती है। सब हमारे यहाँ ससुरी दूध देना चालू करेगी 4 लीटर से, फिर जाएगी 10 लीटर, फिर 2 महीना बाद घटने लगेगी। यहाँ गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है और जनसंख्या कम है और यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। देखिए गायों को खजुआने के लिए ना यहाँ पे रख दिया गया है, वो नाचते रहता है, गाय सट जाएगी। हमारे यहाँ बेचारा गाय का माथा खजुआएगा तो खूंटा से रगड़ेगी बेचारी, खूंटवा तोड़ देगी। तो गाय वाला आएगा तो 2 लाठी मारेगा, कहेगा ससुरी खूंटवा तोड़ दी। बेचारे को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ दूध इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाथ से निकाल ही नहीं पाएंगे। हाथ से निकालेंगे सुबह तो शाम हो जाएगा। यहाँ पर एक एक गाय यहाँ पर 55-60 लीटर दूध देती है, सब मशीन से दूध दुहा जाता है। अब बताइए हमारे यहाँ का दूध कम होता है तो महंगा होगा, और कोई भी चीज़ कम रहेगा तो महंगा। ठंडी के शुरुआत में धनिया की पत्ती बहुत कम होती है, ससुरा 200 रुपये किलो बिकता है, लेकिन जब ठंडी बढ़ने लगती है तो धनिया की पत्ती बहुत ज़्यादा होने लगता है। धनिया पत्ती फ्री में दे देता है, 1 किलो आलू लीजिए इतना धनिया पत्ती दे देगा। लेकिन वही आप अक्टूबर के महीने में लीजिए ना, धनिया पत्ती गिन के देता है 15 रुपये के इतने हुआ। रीजन क्या, कोई चीज़ महंगा सस्ता नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ को सस्ता करना है ना, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, पूरा हुमच दीजिए, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। तो हमारा अगर हम RCEP पे साइन कर लेते तो यहाँ से पूरा दूध आ जाता, हम लोग के यहाँ के ग्वाले मारा जाते। यहाँ पर मुर्गी उर्गी का भी उत्पादन बहुत तेजी से होता है। जो लेयर फार्मिंग है, यहाँ की मुर्गियाँ बहुत होशियार होती हैं, सब नखड़ा नहीं करती। हमारे यहाँ की मुर्गी सोचिए 15 दिन अंडा देगी और उसका 15 दिन कुड़ूक हो जाएगी, कहे मुर्गा से ब्रेकअप कर लेगी, कहेगी ना हमारा अंडा वाला सोचिए सब अंडा तोड़े दे देंगे तो खाएगा कौन सी आदमी। ये मुर्गी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे होशियार होती है। यहाँ इसमें सबका खाना रखा रहता है, अंडा देती है तो नीचे आ जाता है, आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग का तो अंडों मारा जाता। अगर इस पे साइन कर लेते तो हमारे यहाँ 2 रुपया अंडा हो जाता।
जाता, पब्लिक को तो फायदा होता, लेकिन धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी दूसरे के हाथ में चली जाती। अचानक वो ब्लॉक कर देते, सब कुछ हो जाता, तो हम लोग मारे जाते। इसलिए हम लोगों ने इस समझौते से बाहर आ गए। तो ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से हमें मेन घाटा इसी का था कि हमको यहाँ से ना हमको एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट से घाटा लग जाता। इसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? किसानों को होता है। किसान जो होता है जब वो गेहूं बोता है, जैसे अभी के समय में क्या बोले, गेहूं बोएगा, गेहूं जो है नवंबर में बो दिया, अब नवंबर में बोएगा ना, उस बेचारे किसान को उस गेहूं के फसल के बदले अप्रैल से पहले 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। वो आएगा होली का जब त्यौहार मना लेगा अप्रैल में, गेहूं बोने के बाद नवंबर में, अब अप्रैल आएगा तब काटेगा बेचेगा, पता चला अभी मौसम साथ दिया तब ना, तो सड़ गल जाता है वहाँ पे, तब उसको पैसा मिलेगा। तो उसके पास लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, पैसा ही नहीं रहता है। इसमें उसको इमरजेंसी आ गई तो बेचारे को ब्याज पे पैसा देना पड़ता है। इसलिए किसानों के पास गाय बहुत अच्छा साधन होता है। ये दूध उस पर ग्वाला लोग आराम से दे देते हैं और उठौना देते हैं। देहात में उठौना का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक लीजिएगा, डेली तो उसी को कहते हैं उठौना। और ये हमेशा पैसे ले लेते हैं, महीना में पैसे लेते हैं। अगर इन्हें इमरजेंसी हुआ तो कह देते हैं भैया थोड़ा पैसा दे दीजिएगा, हमको काम है, तो आराम से इनको मिल जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड हो जाने के बाद से इनकी ये भी मरा जाएगी। यहाँ पर ये देंगे 40 रुपया लीटर दूध। ऑस्ट्रेलिया के पास दूध की कोई कमी नहीं है, अब उसकी गाय भी ज़्यादा देती है, ये उठा के पहुँचा देगा 30 रुपया, इनका 40 रुपया वाला दूध बचा गया, बेचारी गाय भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। चाइना से जो हम लोग को खतरा है वो तो स्टील उद्योग उसका पूरी दुनिया में है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई रोक नहीं सकता है। अगर चाइनीज व्यापार के लिए अगर हमने फ्री ट्रेड किया तो हम लोग के लिए हर चीज़ चाइनीज घुस जाएंगे, सब पूरा चाइना ले आके यहाँ डंप कर देगा, हर एक चीज़ ले आएगा बनाएगा यहीं पटक देगा, यहाँ पे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। देखिए व्यापार चौपट होने से ज़्यादा लॉस नहीं होता, ज़्यादा लॉस होता है कि अगर यहाँ व्यापार ही नहीं होगा तो यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, और फैक्ट्री नहीं लगेंगी तो सरकार को टैक्स नहीं होगा, तो यहाँ जनता भी गरीब होगी, देश भी गरीब हो जाएगा, तो हम दोबारा आर्थिक रूप से गुलाम हो सकते हैं। इसलिए भारत जो है वो पीछे हट गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत के पीछे हट जाने से भारत को फायदा हुआ, बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है भारत को। अब जरा सोचिए तो, भारत की इकोनॉमी एक और है, ये भारत की इकोनॉमी एक और बाकी 15 देश जो है वो एक और से है, सब 15 देश जो है इतने बड़े बड़े एक और है, तो भारत को बहुत ज्यादा लॉस भी लगा है। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज है वो भी कह रहा है कि भारत अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया, पीछे छूट गया भारत। लेकिन भारत होशियारी किया है, ये इस आरसीईपी से हमें तुरंत घाटा लगेगा, 10-15 साल बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है, लेकिन 10-15 साल बाद फायदा होगा। तो भारत को क्या करना चाहिए, अभी हट जाओ और 10-15 साल बाद हम लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे, और उस बीच हमें क्या क्या सुधारना है ये ज़्यादा जरूरी होता है। चाइना की नस पकड़ना जरूरी है। देखिए चाइना को बहुत गुरूर है उसके स्टील उद्योग पे, और होना भी चाहिए, उसके पास स्टील में जाइंट है। आप सोचिए हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी जो स्टील लगे हैं सब वहीं से आए हैं, चाइना से। तो भारत सरकार को उस पर भी सोचना चाहिए, जिसमें सबसे पहला कदम टाटा ने उठा लिया है। टाटा ने क्या कहा है कि उसके स्टील में जो जिंक लगता है, जिंक वो भारत से खरीदेगा। जिंक अगर स्टील में नहीं मिलाइएगा ना तो जंग पकड़ लेगा। लोहा में स्टील में जिंक मिलाना जरूरी रहता है ताकि वो जंग रोधी बना देता है। तो चाइना क्या करता है, भारत से कच्चा स्टील खरीदता है और उसमें जिंक मिला के अच्छा स्टील बना के दुगुना दाम पे भारत में बेच देता है। तो टाटा ने कहा कि नहीं हम भारत से जिंक खरीदेंगे। और भारत सरकार को भी ये पता नहीं कब बुद्धि आएगा कि भाई साहब आप इंडिया के स्टील वालों से कह दीजिए कि देखो भैया जिसको जिसको भारत चाइना से स्टील मंगाना है मंगाओ, लेकिन हम रूल ये रखेंगे कि उस स्टील में जो जिंक है वो भारत का रहना चाहिए। अब लो भैया तुम स्टील खरीद के लाओगे भारत में और फिर उसमें जिंक मिलाओगे, उससे अच्छा भारत से स्टील खरीद के जिंक मिला लो, तो इनडायरेक्टली हम चाइना को टारगेट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जितनी भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनी, मिल्टन बहुत फेमस है, इसका भी स्टील चाइना से आता है क्योंकि इसमें जिंक मिला रहता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि जो थर्मोस्टेट होते हैं ये किस तरह से इसमें को बचाते हैं, तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो अंदर आइसोलेशन कर देता है, दूसरा रेडिएशन बाहर से अंदर की गर्मी, बाहर की गर्मी को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, अंदर आने नहीं देता है यहाँ पे। तो ये भी है, इसके अंदर भी क्या है, जिंक है, तो ये भी करना चाहिए। टाटा ने तो सीधा कर दिया कि उसने जितनी भी गाड़ियां हैं, देखिए हम लोग को लगता है कि टाटा हमारी कंपनी है, महिंद्रा हमारी कंपनी, लेकिन उसमें भी अंदर घुस चुका है चाइना। जो उसकी चेचिस होती है वो स्टील का होता है, और वो कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, क्योंकि चाइना जिंक भारत से खरीद के ले जा रहा है। तो हम लोगों को भी भाई अपने यहाँ पे स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए, और जब बढ़ावा देंगे तो हमारे यहाँ से लोग स्टील खरीदेंगे। हम लोग उसको कच्चा स्टील दे देते हैं, वो जिंक मिला के भारत को भेज देता है। भारत की जो सेल कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है, इनका कहना है कि लोग हमारी स्टील नहीं खरीदते हैं क्योंकि महंगा आता है। अरे भैया महंगा इसलिए आता है कि आप प्रोडक्शन कम करते हैं। अब जैसे हमको ले लिए, हमसे अगर कोई कहेगा कि खान साहब आप एक काम कीजिए, मेरे घर आ जाइए, मेरे लड़के को आप पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी या पॉलिटी पढ़ा दीजिए। सोच रहा हम अगर उस लड़का को पढ़ाने जाएंगे तो 1 लाख रुपया से कम नहीं लेंगे हम वहाँ पे, अकेले पढ़ाना रहेगा, क्या लिए लेंगे उससे कम। लेकिन अगर वही लड़का हमारे एप्लीकेशन पे आ जाता है तो 200 रुपया में पढ़ लेता है। क्यों?
अरे जो हम घर जाके पढ़ाएंगे और जो एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे सेम है, लेकिन रीजन क्या, एप्लीकेशन पे हजारों लड़का पढ़ रहा है, लाखों पढ़ रहा है। तो कोई भी चीज़ महंगी नहीं होती है, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा सेल हो रहा है। तो स्टील को भी गजब हाल है, अगर हमारा स्टील बहुत ज़्यादा बिकेगा ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत सरकार इसमें गलती क्या करती है, उसने क्या किया, जो स्टील का मेन खपत वाला एरिया होता है, जो आपका रेलवे है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री को उसने प्राइवेट किया ही नहीं है। सरकारी फैक्ट्री है, बरेली में है, कपूरथला में, पेरम्बूर में है, जो सरकारी कंपनी बना रही है लोग उसको रेल कारखाना में। ये तो मेन स्टील की खपत करते हैं सब, पटरी बिछाने में। पूरे हिंदुस्तान में कितनी रेल की पटरियां बिछी, वो लोहा का नहीं रहता, स्टील का होता है, उसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं। उस बहुत मजबूत होता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो काला हो जाता है, तो आपको लगता है लोहा है, वो हाई कार्बन स्टील होता है। तो भारत सरकार को इसमें बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, इनको कह दो कि भैया देखो तुम यहाँ रेल का कारखाना बनाओ और इस कारखाने में तुम रेल के डिब्बे बनाओ और विदेश में बेचो। आपको विश्वास नहीं होगा, अफ्रीका के लोग इंडोनेशिया से रेल खरीद के ले जाते हैं, जबकि उनको पसंद है भारत की रेल। भारत की रेल इतनी जबरदस्त है कि इसकी जितनी क्षमता है उसके 20 गुना आदमी को डाल दीजिएगा तब वो खींच के लेके चल जाती है। भारत के देखते हैं बाथरूम में 20 गो आदमी घुस जाता है उसमें, इतना भयानक भारत में जाम होता है ट्रेन। लेकिन नहीं, हम लोग सरकारी झेलेंगे, प्राइवेट कंपनियों को इसमें दीजिए। अब सरकार कर रही है तो रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं। अरे भैया एकरा प्राइवेट करने की क्या जरूरत है, लोगों को बहुत रोजगार दे के रखा है। प्राइवेट कर दीजिएगा तो बहुत गरीब ऐसे होंगे जो रेल में भी नहीं चढ़ पाएंगे। बहुत से लोग तो ट्रेन में इसलिए सफर करते हैं कि वो बहुत सस्ती रहती है, प्राइवेट करने का महंगा होगा। इसको प्राइवेट करने से अच्छा है कि आप इसके निर्माण को प्राइवेट कर दीजिए, चक्का बनेगा, बॉगी बनेगा, पटरी बनेगा। इतना ना स्टील का डिमांड बढ़ेगा कि स्टील इतना बनाएगा कि ऑटोमेटिक स्टील का रेट नीचे आ जाएगा। अब चाइना की कंपनी टुकुर टुकुर कहेगी कि हमसे स्टील खरीद लीजिए, हम 40 का भाव देंगे, भारत का गामरिया 38 बिक रहा है, जा तुम 40। हम लोग उसे रोक नहीं सकते, हमारी मजबूरी है यार। दुनिया में किसी को भी महंगी चीज़ पसंद नहीं है, चाइना सस्ता दे देता है। चाइना का सामान सस्ता केवल इसीलिए होता है कि उस मास प्रोडक्शन करता है, उसके पास पावर ज़्यादा है, खपा देता है, और हमारे पास खपाने के लिए है नहीं। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर में, कोई काम ही नहीं करते हैं लोग हमारे यहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए। इस कदम में टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है। टाटा चाइना की कमर को पकड़ रहा है, जबकि सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। हमें प्रोडक्शन नहीं बनना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, चाइना कभी भी मेन प्रोडक्शन नहीं करता है, वो कहता है कि उसके अंदर का प्रोडक्शन। जैसे चाइना जो है ना, वो कहता है कि भैया कंपनी कहीं की रहो, सैमसंग कंपनी रहो चाहे आईफोन रहो, तुमको हमसे मतलब नहीं, तुम हमारे आओ, हम उसके अंदरवा वाला पार्ट्स तुमको बना के दे देंगे। तो चाइना इनडायरेक्टली देखता है और मेन चीज वो अंदर घुस जाता है। तो कोई भी कंपनी लीजिए, आप आईफोन लीजिए, लेनोवो लीजिए, सोनी लीजिए, चाइना का उसमें 60% अंडर का पार्ट है। इसलिए टाटा ने देखा कि जितनी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, लावा, माइक्रोमैक्स, एप्पल, इतना घुस गई हैं कि अब नई कंपनियों को घुसना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पुरानी कंपनियां हैं, इनके पास इतना मार्केट है कि अब ये पूरा का पूरा सामान खुद नहीं बना सकती हैं, इसलिए कहती हैं कि बटन कोई और दे दो, स्क्रीन कोई और दे दो, बैटरी कोई और दे दो। अब ये असेंबल करती हैं। इसी का फायदा उठा लिया टाटा ने। टाटा ने तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा प्लांट बैठा दिया, लगभग 500 करोड़ का, और उसमें ने इसने प्लांट बैठा दिया कि हम इंटरनल पार्ट बनाएंगे। और कोरोना के बीच में जो आईफोन, जो एप्पल कंपनी चाइना से भाग रही थी, उसे टाटा ने ले दिया यहाँ पर। अब टाटा यहाँ आईफोन बनाएगा तो दूसरी कंपनी कहेगी भाई हमारे लिए भी बैटरी बना दीजिए, इसके लिए बना दीजिए। टाटा एकदम हब बनते जा रहा है, ये चाइना के लिए एक सरदर्द होते जा रहा है। और अंबानी साहब यहाँ भी एक ठो गलती कर रहे हैं, ये जियो का मोबाइल ला रहे हैं, सक्सेस नहीं करेगा, आपको भी पता है नहीं सक्सेस करेगा। यहाँ पे जो 1500 रुपया में है, इनको भी चाहिए कि पार्ट्स वाले एरिया में घुस जाइए, तो इससे लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लोग खरीदने जाते हैं एप्पल, अरे भैया वो एप्पल के अंदर कौन बनाया है तुमको पता ही नहीं है, वहाँ पर बस ऊपर वाला नाम है। तो टाटा इसमें घुस रहा है, हालांकि रिलायंस के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर ये दोनों इन्वेस्ट कर दिए सब ना, तो समझ जाइए कि चाइनीज आईफोन कंपनी का कमर टूट जाएगा। ये बात जानते हैं कि रियलमी, ओप्पो, ये सब वन प्लस हो गया या फिर वीवो, ओप्पो, ये जितनी मोबाइल है चाइना की हैं। लेकिन अगर ये लोग पार्ट्स बनाने लगेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, चाइना को अपनी कंपनियों को भारत से बनाना पड़ेगा। कि भले वो चाइनीज कंपनी है लेकिन उसके अंदर का पार्ट्स कहाँ बना है, भारत में बना है। यही तो चाइना करता है। और हम लोग के दिमाग में ये भर दिया गया है नहीं हमें अपना बनाना है, नहीं हमें पार्ट्स बनाना है उसका। भारत ने चाइना के ऊपर कई दबाव बनाए तो चाइना भी भड़क गया। मोदी जी पेरिस जब गए थे तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में 2015-16 में वादा करके चले हैं कि भारत जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम करेगा, सोलर पैनल प्लांट पर बहुत काम करेगा। लेकिन भारत के पास ये जो अंदर का जो लेयर है ये सिलिकॉन का,
ये बनाने की क्षमता नहीं है। हालांकि बनाने का हर एक मटेरियल है, हमारे पास सिलिकॉन है, हर चीज़ है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, हर चीज़ है हमारे पास। यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन बोलते हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाए हैं, सोलर से बिजली कैसे बनती है, आप उसको देख लीजिएगा, खोज खाज के, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका नहीं मिलेगा, खोज के अपने से देख लीजिएगा कैसे बिजली बनता है। तो भारत के पास है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना ने इस पर रोक लगा दिया कि हम नहीं देंगे, भारत का बिजली का चीज़ रुका हुआ पड़ा हुआ है, बहुत धीमा हो गया है। तो भाई इसमें तो मोदी जी को करना चाहिए ना, निर्मला सीतारमण सुतल है, इनको अभी घोषणा करना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ तो ऑलरेडी ये ना बराबर बन रहा था, और जब कम बनेगा तो सरकार को उत्पादन टैक्स मिलेगा कहाँ। तो इनको सीधे घोषणा करना चाहिए कि जो भी कंपनी ये लेयर बनाएगी पॉलीसिलिकॉन का, यहाँ पर ये सब तो शीशा उषा, इसका कोई काम नहीं, मेन यही होता है, उसको हम 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। एक बात बता भैया, ये ऑलरेडी इंडिया में ना बराबर बनता है, बहुत कम बनता है, जितना जरूरत है उतना नहीं बनता, 10 से 15% बना पाते हैं, तो ऑलरेडी टैक्स कम मिल रहा है। तो हम क्यों नहीं घोषणा कर दे कि भैया 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, आ जाओ यहाँ, और बढ़िया सा सड़क बना के दे दो, नाली उली बना के दे दो कि यहाँ अपना के बिल्डिंग बना के रख लो। 5 साल टैक्स में छूट देंगे ना, तो 2 साल तो बेचारी कंपनियों को अपना बिल्डिंग फैक्ट्री खोलने में लग जाएगा। कोई पापड़ थोड़ी छलना है कि धाए छान देगा, तो 2 साल तो ऐसे निकल जाएगा। 3 साल टैक्स नहीं भी दिया तो जरा सोचिए, 5 साल में पूरी दुनिया की सोलर प्लांट की कंपनियां उठ के चली आएंगी यहाँ पर, और 5 साल बाद देखिए आपको टैक्स कितना मिलने लगेगा। तो अभी चुप बैठे हुए लोग कि हमारा सोलर प्लांट गड़बड़ हो रहा है। हम लोग चाइना को दबा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, चाइना में ना जितने भी लीडर हैं वो एकदम डेडिकेटेड है। हमारे यहाँ लीडर कौन सी डेडिकेटेड, अभी उसको रक्षा मंत्रालय दिया जाएगा, कल को उसको महिला विकास मंत्री बता दिया जाएगा। बताइए वो बेचारा को कितना दिक्कत होगा कि कल तक वो सिखा रहा था AK-47 कैसे लगेगा, अब उसको महिला मंत्री बना दिया, अब सिखाएगा बबुआ को कैसे खिलाना है। सोचो यहाँ कन्फर्म ही नहीं रहता है किस मंत्री को क्या दिया जाएगा। निर्मला जी पहले रक्षा मंत्री थे, अभी वित्त मंत्रालय हो गया, तो कैसे ये लोग उद्योग को संभालेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो टाटा स्काई का ये जो सेटअप बॉक्स यूज करते हैं ना, ये चाइना से बन के आता था, रिमोट चाइना से बन के आता था, ये एडाप्टर और रिसीवर चाइना से बन के आता था। खाली लोहा का जो खैंची था आई भारत में बनता था, उस पर पेंट करके लिखा जाता था, और डिश टीवी का भी। लेकिन चाइना से विवाद होने के बाद डिश टीवी ने ये घोषणा कर दिया कि हम भारत में ही सेटअप बॉक्स को बनाएंगे, जब तक टाटा ने इसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, इससे कि भारत में अब रिमोट और सेटअप बॉक्स चाइना से नहीं आएंगे। चाइना इस पर बौखलाया हुआ है। अब आप सोचिए कि हम लोग किस तरह से चाइना के जाल में फंसे हुए हैं। भाई साहब रिमोटो चाइना का है, यहाँ पर हद हो जाता है। यहाँ जब तक हम लोग चाइना के चुंगल में फंसे हैं तब तक हमें RCEP साइन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे साइन करेंगे चाइना का माल कूद जाएगा। उससे बेहतर हम लोग को ये साइन करने से पहले चाइना से जाल से हटना है। इसलिए हर उस चीज़ पे, छोटे से छोटे चीज़ पे ध्यान देना है। पूरी दुनिया में लुधियाना की हीरो कंपनी साइकिल के लिए फेमस है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि लुधियाना की हीरो कंपनी भी 900 करोड़ रुपए का चाइनीज सामान साइकिल का लाती थी। क्या क्या, तो हीरो कंपनी ये जो एक्सल वगैरह होता था, बेरिंग वगैरह, ये सस्ता होने की वजह से कहाँ से उठा लाती थी, चाइना से। भारत में उसे पड़ता था 12 रुपये का एक ठो एक्सल, वहाँ पे पड़ जाता था 9 रुपया। उसे हर एक्सल पे कितना बच जाता था, 3-4 रुपये बच जाते थे, वहाँ से मंगा लेता था यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या किया है, हीरो साइकिल ने खुद घोषणा किया है कि हम लुधियाना में एक साइकिल सिटी जो बन रहा है वहाँ पर हम खुद इसका प्रोडक्शन करेंगे, और वो प्रोडक्शन रेट आ रहा है लगभग 10 रुपया। अब बताइए, आप देखिए सरकार की गलती है कि नहीं। चाइना से मंगा रहा है तो उसे पड़ रहा है 9 रुपया, और खुद बना रहा है तो 10 रुपया। सरकार 1 रुपया सब्सिडी नहीं दे सकती है इन लोग को। इन्हीं लोग के टैक्स के बदौलत देश चलता है। मतलब छोटे मीडियम से नीचे लोग टैक्स कहाँ ज़्यादा देते हैं, यही लोग तो मेन टैक्स देते हैं बेचारा। GST फिर इनकम टैक्स दुनिया भर का यहाँ, तो सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, खुद से करो, कोई बात नहीं। अगर ये फर्स्ट प्रोडक्शन में इतना कर सकता है तो और आगे जाएगा। हालांकि हम जो हीरो कंपनी है, इसको मेन समस्या किस में आती है, देखिए जो हिंदी मीडियम वाला साइकिल है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो CBSE वालों की साइकिल है ना, इसमें बड़ी तामझाम होता है। इसके लिए चाइनीज प्रोडक्ट लाना पड़ता है। इसमें जो सस्पेंशन होता है, सॉकर होता है, इसका यहाँ गियर लगा देते हैं, दुका CBSE वाला सब अजीब टाइप के चलाते हैं, सब मोटका टायर लगा देता है, तो टायर वगैरह का नहीं, तो ये सब पार्ट्स चाइना से आते थे। तो अब हीरो कंपनी ने भी चाइना को 900 करोड़ का चूना लगा दिया, टाटा ने 5,000 करोड़ का प्लांटे लगा दिया। तो भारत धीरे धीरे अब सजग हो रहा है। RCEP साइन करने से पहले भारत को अपने पावर इक्विपमेंट को तो तुरंत आत्मनिर्भर करना चाहिए। आपको पता है हेक्सा ब्लेड, आरी, पेचकस, पिलास, ये सब जो इक्विपमेंट है सब, या ग्राइंडर हो गया या ब्लोअर हो गया, कचरा फेंकने वाला, जिसे कार और साफ करने वाला ब्लोअर होता है, सड़क तोड़ने वाला इस तरह से देखे होंगे, वाइब्रेटर होता है, धड़ 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 तोड़ देता है, ये सारा चीज़ चाइना से आके भर गया है।
और अगर हम लोग साइन कर दिए तो तुरंत हो जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार को जब तक साइन नहीं हुआ है भाई साहब, इन लोगों को सब्सिडी दीजिए ताकि ये लोग आगे बढ़े। आज देखेंगे भारत में तो जो छोटे मोटे टूल्स हो गए ना, ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया है। आप अगर देखेंगे तो कुछ साल पहले भारत में टरबाइन वगैरह भी जो होते थे ना, बिजली वगैरह के बड़े बड़े टरबाइन, वो भारत चाइना से मंगाता था। लेकिन अब तो टरबाइन भारत में भी बनने लगे हैं, बड़े साइज के जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब धीरे धीरे अब भारत में बनने लगे हैं। तो जितनी चीज़ हम आपको बताएं, यही भारत की कमजोरी है। अगर भारत इस आरसीईपी को साइन कर देता है तो अभी जितनी चीज़ बताएं ये सब का अंबार लग जाएगा और हमारी कंपनियों में ताला बंद हो जाएगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। टुकुर टुकुर देखेंगे चाइना से सामान आएगा, बेच दो यहाँ पर, यही हो पाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट को एग्रेसिव होना पड़ेगा, एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी। हम तो कहते हैं सरकार से कि वित्त मंत्रालय में ना एक टाइमलाइन दे दीजिए, इतने दिन में ये कर देना है, और उसकी जिम्मेदारी आप सेना को दे दीजिए। सेना के किसी ब्रिगेडियर को उठा लाइए, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह टाइप का उठा लाइए, वो काम करा देगा। हम इनफैक्ट बताते हैं, हमको इस देश में केवल भरोसा किस पे है? आर्मी पे। खुद से ज़्यादा हमको फौज पे भरोसा है। इतना हमारी आर्मी अच्छी है, सैल्यूट करते हैं। उनको संभाल दीजिए भैया, उन लोगों ने बॉर्डर बहुत संभाला है, थोड़ा सा इकोनॉमी में भी दे दीजिए, बस संभालने के लिए नहीं किया, जो टाइम है उतना में कर देना चाहिए। और जिस दिन हम अपनी ये सारी चीज़ें हो गई, इक्विपमेंट हो गए, खिलौने, चाइना तो खिलौने के मामले में पूरा तरह से इंडिया में घुस चुका है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, चाइना को इस दीपावली में 400 करोड़ का घाटा लगा है, लेकिन हमारे देश के लोग जश्न मना रहे हैं। अरे भैया थोड़ा संभलिए, चाइना तैयारी कर रहा है क्रिसमस के लिए, और क्रिसमस पे चाइना को भारत में 900 करोड़ का व्यापार होता है। और आपको ताज्जुब होगा कि क्रिसमस भले ही ईसाइयों का त्यौहार है, लेकिन अगर भारत की संस्कृति को आप ध्यान से देखिएगा ना, तो क्रिसमस धीरे धीरे अमीरों का त्यौहार बनते जा रहा है। जो अमीर है क्रिसमस टोपी ये वो पहन लिया यहाँ पे, अच्छी बात है, हम सबको एक दूसरे का त्यौहार मिलकर मनाना चाहिए, या कोई धर्म वरम नहीं, देश के लिए। लेकिन 900 करोड़ का मार्केट है चाइना का। चाइना जो है ना, वो क्रिसमस के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। अब इसमें हमको, आपको और व्यापारियों को कहते हैं भैया अभी भी अगर आप सोए हो ना तो क्रिसमस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि चाइना क्रिसमस ट्री के साथ इसमें जो झालर मोती लटकाया जाता है, बड़ी सब सामान खरीदना होता है, सितारा मोती, झालर मोती, मतलब इस क्रिसमस ट्री पे ना कुछ बांध दीजिए चलेगा, वहाँ पर सुंदर लगना चाहिए। टोपी की कई वेराइटी होना चाहिए, हर एक आइटम खरीद लेगा चाइना और पूरी तरह से भारत में उठा के डंप कर देगा। और हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले साल का सामान बचा है ना, पहले सोचेंगे ओकरे बेच दे, ये रिनोवेशन नहीं करते, हम नया नया चीज़ नहीं निकालते। और चाइना ने हर तरह की टोपी निकालेगा, हम लोग बस वही ललका निकालेंगे, एक के साइज का निकाल देंगे, कोनो के खोपड़ी में होगा, किसी में नहीं होगा, वहाँ पे वो हर चीज़ देखता है। तो इस बार भारतीय उद्योगों के लिए बहुत बड़ा रास्ता है। आपके सामने 900 करोड़ का व्यापार खुला हुआ है। अगर आप नहीं कर सकते ना तो कर्मफोर हैं आप, क्योंकि आप सोए हुए हैं। जब दिसंबर घुस जाएगा ना, तब आप क्रिसमस की तैयारी करेंगे, वहाँ चाइना कर रहा है। और गवर्नमेंट को तो कहते हैं अगर जो भी शिपमेंट चाइना लेके आता है क्रिसमस वाला ना, एक बार कस्टम ड्यूटी पे बंदरगाह पे 1 महीना फंसा दो, ससुरा का पूरा माल सड़ जाएगा, अगले महीने अगले साल कोई लेगा नहीं, वापस लौट जाएगा। फंसाने में क्या जाता है, हमारे यहाँ तो किसी को फंसा दीजिए, बागे क्लियरेंस होते रहेगा। तो यहाँ आप सब लोग तैयार रहिएगा। जिस तरह से आप लोगों ने दिवाली में चाइना की बैंड बजाई ना, इसमें पूरा डीजे बजा दीजिएगा क्रिसमस में। तो भारत जैसे धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा, वो खिलौना उद्योग हो, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, स्टील हो, या जो भी चीज़ है जो चाइना से ज़्यादा आ रहे हैं, जिस पर खतरा है, तो हमें डरना नहीं, हमें आत्मनिर्भर हो जाना है। और जैसे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अब लग जाएगा नहीं विदेश वाले तुम कितनों आओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़ सकते हैं। अब भारत में होल्स्टीन गाय को हम लोग को ब्रीड बढ़ाना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा गाय देती है। होल्स्टीन फिजिशियन लगभग 30 से 35 लीटर दूध देती है, तो हम लोग को इसका भी प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि हम लोग इससे भी कॉम्पिटिट कर सकें। और जब हो जाएगा तो फिर हम सब भी मिलकर उसी में हिस्सा ले लेंगे आरसीईपी पे, और हम लोग 16 देश बन जाएंगे। और भारत के लिए ये मौका एकदम सिंपल है, हमें ऑब्जर्वर का पद मिला है। ऑब्जर्वर उसे कहते हैं जो किसी भी बैठक में, आरसीईपी के सभी बैठक में भारत जाएगा, लेकिन वहाँ भाषण भी दे सकता है, वहाँ प्रस्ताव नहीं रख सकता है, वो ये नहीं कह सकता है मेरे इस प्रस्ताव को मान लीजिए, या वहाँ वोटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन आगे चल के किसी भी ऑब्जर्वर को एक पूर्ण मेंबर बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो भारत के लिए अच्छा यही है कि 15 साल का समय लीजिए, अप्रॉक्स 2020 चल रहा है, 2035 तक जो सरकार आएगी उसके लिए एक डेडलाइन होना चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या हमारे देश वाले अगले 15 साल के लिए सोचते हैं? नहीं सोचते। जो हो गया उसी का जवाब देते, इसलिए हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। हर चीज़ में आगे होने की वजह से हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है। तो 15 साल में इस सबको सुधारा जाएगा, और जब सुधर जाए तो हम आरसीईपी के साथ ले लेंगे। 15 साल बाद हम आपको फिर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। मिलेंगे आपको 15 साल बाद नहीं, अगले वीडियो में। जय हिंद।